नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं ऑनलाइन शुभम क्लासेस पर, जहां पर हम लोग बच्चों गणित की तैयारी कर रहे हैं। वहां दोबारा हम आते हैं, फिर उसी टॉपिक को पढ़ते हैं जिसमें हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, नया नया त्रिभुज। ये काफी अच्छा चैप्टर है जिसका मैंने एक वीडियो आपके सामने रखा है, जिसमें हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा है। मैं फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, जिसका एक लेक्चर मैंने आपको बताया है, जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज और उसके कुछ रूल्स को पढ़े हैं। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। दूसरे वीडियो में आज हम लोग इसके सारी प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर लेंगे, और जब ये मतलब सारे रूल रेगुलेशन मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये काफी अच्छा वीडियो होने वाला है बच्चों आपके लिए। अगर आप गणित के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा और काफी मजेदार होने वाला है। तो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है बच्चों, हम लोग ट्रायंगल के फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, जिसको मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है। आज उस वीडियो को आप देख लिए तो आपको ये सेकंड वीडियो और भी अच्छा लगने वाला है, तो आप फर्स्ट वीडियो को अवश्य देखिएगा। सेकंड वीडियो में भी बच्चों हम लोग त्रिभुज के कुछ बचे हुए रूल्स, प्रॉपर्टी और थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ने के बाद मैं आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाला हूं। तो आते हैं बच्चों, पहले ना हम लोग इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, अगर मैं आपसे चर्चा करूं, मैं आपसे अगर चर्चा करूं बच्चों, तो मैं आपसे अगर चर्चा करूं तो आज हम लोग जिस प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं त्रिभुज में, मैंने उसको आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मैंने उसको आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लेकिन बच्चों आज उस क्वेश्चन की थ्योरी, हम उसको कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, मैं आपको अगर बता दूं तो आप इधर देखिए। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मैंने आप लोगों को एक नियम, एक थ्योरम पढ़ाया था। क्या था थ्योरम का नाम? थ्योरम का नाम था आधार भूत समानुपातिकता का प्रमेय। समानुपातिकता का प्रमेय, ये थ्योरी मैंने थोड़ी सी डिस्कस की थी आपके फर्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय होता क्या है बच्चों, मैं उसको बताया हूं, आज मैं फिर बता रहा हूं, और फिर हम लोगों इसको बकायदा प्रूफ भी करेंगे कि हाउ इट इज वर्क, ये कैसे काम कर रहा है या ये कैसे प्रॉपर्टी आई है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए बच्चों, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या है। अगर मैं आपको आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के बारे में चर्चा करूं तो आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है क्या, कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल ले लो ए, बी और सी। हमने एक ट्रायंगल ले लिया बच्चों, क्या, ए, बी और सी, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल है मेरे पास ए, बी और सी। एक ट्रायंगल है मेरे पास ए, बी और सी। इस ट्रायंगल में करना क्या है, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहता है कि इस ट्रायंगल में किसी भी साइड एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो भाई? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। पहले क्या ड्रॉ कर दो भाई? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जब तुम पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका नाम रख दो डी और इसका नाम रख दो क्या, ई। रख दिया भाई। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन, कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो थर्ड लाइन के पैरेलल हो, तो वो त्रिभुज के बचे हुए भुजाओं को, ये शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, जिसका नाम है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। मैंने आपको चर्चा किया है बच्चों कि किसी भी त्रिभुज में
समांतर लाइन खींच दिया जाए, किसी भी त्रिभुज में अगर इसके समांतर लाइन खींच दिया जाए तो ये और ये इन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं बच्चों। क्लियर हो गया आपको? ये है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय आता कैसे है बच्चों। आ जाओ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये आधारभूत समानुपातिकता का ये जो थ्योरम है ये बकायदा सिद्ध करने वाली बात है कि हम सिद्ध करके ये लाएंगे। काफी अच्छा वीडियो एग्जाम में आता है बच्चों। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय सिद्ध करना आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्या कहता है कि आपको दे देगा कि आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय सिद्ध करने के लिए देगा। कैसे क्वेश्चन देगा? सेम ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि सिद्ध करो, दे देगा आपको बच्चों। जैसे क्वेश्चन देगा सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है बीसी के, डी समांतर है बीसी के, तो आपको बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी लाके सिद्ध करो। तो ये एक क्वेश्चन देने का फॉर्मेट है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय है। कहने का मतलब बच्चों ये आधारभूत समानुपातिकता का क्या है? प्रमेय है। जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, देखिए जैसे क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा कि हमारे पास एक त्रिभुज है बच्चों, हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज है। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा? देखो हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में एक लाइन ऐसे जाएगी जिसका नाम रहेगा डी, जिसका नाम क्या रहेगा? डी दिया रहेगा, कुछ भी दे देगा, डी ई डी। अब आपको दिया रहेगा कि डी पैरेलल है किसके? बीसी के। तो आपको बोलेगा कि सिद्ध करो, तो आपको बोलेगा क्या? सिद्ध करो क्या? कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये सिद्ध करने के लिए देगा। यही है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। यही क्या है बच्चों? आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय है, जिसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? सिद्ध करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। आप इसको फटाक से देख लिए होंगे बच्चों, समझ गए होंगे कि ये है हमारे आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। तो आइए बच्चों हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं बकायदा इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, सिद्ध करके दिखाता हूं। तो आइए, जैसे क्या है, हम लोग इसको बकायदा सिद्ध करके देखते हैं। बकायदा हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। आइए यहां पर हम लोग इसको बकायदा बहुत अच्छे से सिद्ध करने वाले हैं। आ जाइए। तो भाई क्या करने वाले हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहले आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग एक प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं। बकायदा हम लोग एक प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय ये सिद्ध करने वाले हैं हम लोग। आज हमारी जो प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो बच्चों। ये आधारभूत समानुपातिकता को सिद्ध करने का बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी आपके बुक में भी दी गई है बकायदा, जिसको हम लोग आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग को दिया क्या हुआ है। आइए बच्चों, क्या दिया हुआ है देखो। एक आपको सिद्ध कैसे करेंगे, अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा देखिएगा, एक ट्रायंगल है, इसका नाम है, मैं थोड़ा सा ट्रायंगल बड़ा बनाता हूं बच्चों। ट्रायंगल से ही सारा चीज समझना है, तो ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। ट्रायंगल को काफी अच्छे से देखिएगा। ट्रायंगल का ही स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं,
ये इसका नाम लिख देते हैं ए, और इसका नाम लिख देते हैं बी, और इसका नाम लिख देते हैं सी। क्लियर है बच्चों? हमने इसका नाम क्या लिख दिया? ए, बी और सी। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब आगे आते हैं बच्चों, यहां पर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जिसका नाम होगा डी, और इसका नाम क्या होगा? ई। ये देख लीजिए, ये पैरेलल लाइन है। ये क्या है बच्चों? पैरेलल लाइन है। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय सिद्ध कर दें। ठीक है, यही चीज दी रहेगी, बस आपको यही चीज दिया रहेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या दिया है बच्चों? दिया है में क्या है आपके पास? बस दो नॉलेज है। क्या? पहला, देयर आर अ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है? एक ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है? एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है। दूसरा देखो भाई, दूसरा क्या है? इसमें दे रखा है कि जो डी है, डी पैरेलल होगा किसके? बीसी के। ये भी दिया हुआ है, ये भी क्या हुआ है? दिया हुआ है बच्चों। डी पैरेलल है किसके? बीसी के। डी पैरेलल है किसके? बीसी के। ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं, अब हमें सिद्ध क्या करना है? देखो बच्चों, आपको सिद्ध क्या करना है, तो आप इसको भी जरा ध्यान से देखना। आपको सिद्ध क्या करना है बच्चों, आप इसको जरा ध्यान से, यहां पे मैं लिखता हूं, आपको सिद्ध क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय सिद्ध करना है। आधार मतलब एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, ये आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय हमें सिद्ध करना है। क्लियर चल रहा है बच्चों? आवाज वीडियो अच्छी जा रही है? मैं देख लूं जरा स्क्रीन पर एक बार। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, हर चीज समझ में आ रही है बच्चों को। देखने आ जाते हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन ये दिया रहेगा, ये ट्रायंगल और ये दिया रहेगा, और आपको ये आधारभूत समानुपातिकता का ये प्रमेय आपको सिद्ध करना है। आधारभूत समानुपातिकता का ये प्रमेय आपको सिद्ध करना है। देखो बच्चों, इसको सिद्ध करने के लिए ना आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो आप यहां पे रचना लिखोगे। क्या लिखोगे? पहले रचना। देखो ध्यान से, एक एक चीज मैं बता रहा हूं। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय एकदम, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रचना क्या करेंगे हम लोग ना, इसमें रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे बच्चों? देख लो, मैं आपको बता देता हूं कि रचना आपको क्या करना है। पहला रचना आपको करना है क्या? रचना आपको डी से, बच्चों मैं रचना अलग कलर से बना देता हूं जिससे आपको दिखाई दे। रचना को मैं येलो कलर ले लेता हूं कि आप देखना कि डी से ना बच्चों आपको इस पे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, इस पे एक परपेंडिकुलर, और इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसका नाम रख देता हूं एम। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। क्या है भाई? कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है? ये पहला। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि डी एम परपेंडिकुलर किस पर? ए खींचने पर। डी एम परपेंडिकुलर ए खींचने पर। ये हो गया मेरा पहला कंस्ट्रक्शन, खींचने पर। ठीक है बच्चों, ये मेरा हो गया पहला कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? अभी एक कंस्ट्रक्शन और करेंगे बच्चों, इसमें एक कंस्ट्रक्शन और होगा। क्या भाई? इसको भी देख लो, मैं अलग कलर से कर देता हूं जिससे आपको दिखाई दे। हम ई से भी इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ई से भी हम इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे बच्चों। देखो, ई से भी हम इस पे एक परपेंडिकुलर इस तरह से खींचने वाले हैं। लेकिन तो अभी मैं क्या कर रहा हूं बच्चों कि हम कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा कि हम ई से भी इस पर एक परपेंडिकुलर खींचने वाले हैं और इसका नाम रख देने वाले हैं एन। ध्यान से देखना, मैंने अलग अलग कलर से दोनों कंस्ट्रक्शन किया है। तो आप क्या खींचोगे अब यहां पे बच्चों? इस तरह से ई एन हम लोग डालेंगे परपेंडिकुलर किस पर? एडी। ई एन परपेंडिकुलर एडी खींचने पर। ये है आपका खींचने पर। हो गया भाई? देख लें बच्चों, क्लियर है?
मैं देख लूं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको, बच्चों को अच्छे से। वेरी गुड वेरी गुड। देखो DN और EN ये दोनों हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं है। और एक कंस्ट्रक्शन आपको छोटा सा और करना है, केवल मिलाना है। किसको मिलाना है बच्चों? आप देख लो, आप D को C से मिलाओगे और E को B से मिलाओगे। तो बस आप इसको लिख दो यहां पर DC। अब ध्यान से देखना बच्चों, आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे DC तथा EB खींचने पर बस यही कंस्ट्रक्शन आपको करना है। समझ गए होंगे? खींचने पर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, जो भी है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्क्रीन पर आपको देख लो एकदम बहुत अच्छे से आपने देखा, मैंने एक डायग्राम बनाया और उस डायग्राम में जो चीज गिवन थी मैंने यहां पे लिखा कि ये दोनों चीज दिया है। मुझे आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय यानी AD/DB और AE/EC प्रूफ करना था, मैंने लिख दिया। रचना मैंने क्या किया, पहले मैंने DM खींचा, दूसरा मैंने EN खींचा, और DC तथा EB खींचने पर, DC तथा EB खींचने पर। क्लियर है बच्चों? हो गया। अब आते हैं एक्सप्लेन करते हैं। अब यहां से बच्चों उपपत्ति स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार है, आ जाओ उपपत्ति। देखो बच्चों उपपत्ति स्टार्ट करते हैं। अब आ जाओ, अब डायग्राम की मदद लिखना, मैं एक एक लाइन बकायदा बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, अब क्लियर रहिए बस। देखो पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेने वाले हैं ADE। तो देखना पहला नंबर ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ADE में थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है ना बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से स्मॉल लिख रहा हूं, लेकिन मैं स्क्रीन पर देखते जा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है, तो आपको भी उम्मीद करता हूं दिखाई देगा। तो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो इसलिए लेना। ट्रायंगल ADE में, बहुत बढ़िया, इधर देखो बच्चों, ट्रायंगल ADE में हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखना बच्चों, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। ए भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सभी बच्चों को पता होगा, मुझे मालूम है कि सभी बच्चों को पता होगा। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि हम त्रिभुज ADE, देखो ध्यान से डायग्राम में देखना, ADE इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब आधार और ऊंचाई। तो देखो ऊंचाई किसको कहते हैं बेटा? जो तुम लंब डालते हो, जो तुम लंब डालते हो। तो पहले मैं ऊंचाई ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं? DM, येलो लाइन, जो मैंने येलो से लंब डाला था, येलो लाइन से DM। देखो ये ADE के अंदर ही है, ADE के अंदर है, ये भी इस पे लंब है बच्चों। तो लंब ही ऊंचाई होती है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी DM इंटू बेस। जिस पर लंब डालते हैं बच्चों वही बेस होगा, जिस पे लंब डालते हैं बच्चों वही क्या होगा? हमारा बेस होता है। जिस पे हम लंब डालते हैं बच्चों वही हमारा क्या होगा? बेस होगा। वही हमारा क्या होगा बच्चों? बेस। तो ध्यान से देखना, तो अब हम लोगों ने क्या लिया? ठीक है सर, तो बेस किस पे डाले हो? AE पर। बेस किस पे डाले हो? AE पर। तो यहां लिख देना AE। बोलो नहीं समझे? मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। क्या कहते हो बच्चों? समझ गए होंगे ना? बहुत अच्छे से। फिर आते हैं भैया नेक्स्ट, तीसरा हो गया, एक क्षेत्रफल निकाल लिया। अब तुम दूसरा त्रिभुज लोगे। देखो मैं एकदम आराम से लिख रहा हूं। त्रिभुज कौन सा? CDE में, त्रिभुज CDE में। ध्यान से देखना बच्चों, CDE में क्या करेंगे सर? तो यहां पर भी बच्चों हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या? देखना, क्षेत्रफल किसका? क्षेत्रफल किसका? क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे त्रिभुज CDE का।
क्षेत्रफल सी डी ई का। देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो? तो इसको जरा समझिएगा। यहां पर ये देखो, ये है सी, ये है डी और ये है ई। इसकी आकृति मैं इस तरह से बनाऊंगा, यहां देखना, ये इस तरह से बनी हुई होगी, इस तरह से ये आकृति है। ये हो जाएगा मेरा, अगर देखा जाए, ये है मेरा ई, ये है मेरा डी, और ध्यान से एक मिनट बच्चों, इसकी आकृति लगभग इस तरह से बनी होगी, इस तरह से बनी है, इस तरह से। यहां पर है मेरा ई, यहां पर है मेरा मान लिया जाए बच्चों तो नहीं, मैं आकृति को इस तरह सीधा बना दिया हूं, इसलिए आपको समझ में ऐसी आकृति है। देखो आकृति, या फिर ऐसे देख लो कि कोई त्रिभुज अगर ऐसे हो, ऐसे, तो अगर कोई त्रिभुज ऐसे है तो हम इससे इस पर लंब डालते हैं। ये इससे इस पर क्या डालते हैं बच्चों? लंब। तो आप इधर देखो, ये हो गया इसका लंब। जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है बच्चों, तो ये इसका लंब कहलाएगा। और जिस पर लंब डाले हो, यानी बीसी पे लंब डाले हो, तो बीसी इसका क्या होगा? आधार। देखने पर लंब तुम्हारा नहीं लग रहा है कि बीसी पर, लेकिन तुमने इनडायरेक्टली बीसी पर ही लंब डाला है, तो ये तुम्हारा लंब है और ये तुम्हारा क्या है बच्चों? आधार। तो यही कॉन्सेप्ट देखो, दोबारा मैं बता रहा हूं, सुनिए, दोबारा देखिए। जैसे बच्चों की ये कोई ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में तुम इस पॉइंट से ऐसे तो लंब डाल नहीं सकते, लंब 90 डिग्री का सीधा होता है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। तो ऐसे डायग्राम में बच्चों, ऐसे डायग्राम में इनका लंब यहां होता है और इनका लंब यहां होता है, तो इस भुजा को इनडायरेक्टली हम आगे बढ़ाकर इस तरह से लंब डालते हैं। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं ए, बी और सी, तो इसका नाम डी, तो इस केस में, ऐसे केस में AD इसका लंब होगा और BC इसका क्या होगा बच्चों? आधार होगा। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यहां लगाने वाले हैं। आप थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आकृति से समझने की कोशिश करिएगा कि त्रिभुज CDE में, देखो CDE में ये DM इस पर लंब है, किस पर? CE पर आगे बढ़ा हुआ है। देखना ध्यान से, देखो C, देखो मैं यहां बनाऊ C, ये ले लो D, ये ले लो E, तो CDE में लंब है। अब इधर लंब नहीं डाल सकते इसी पे, तो इसको इस साइड, इसकी तरह यहां पर लंब डाला गया है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 1/2 इंटू, इसमें भी लंब है तुम्हारा DM और इस बार बेस है तुम्हारा CE। देख लेना, क्लियर है बच्चों? क्लियर है एकदम। 1/2 बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से मैंने दो ट्रायंगल पकड़ा और दोनों ट्रायंगल में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा दिया। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है बच्चों। अगर अब तुम देखा जाए, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं यहाँ पे, यहां से इसकी कोई जरूरत है। अब देखा जाए तो 5वें में तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस 2 और 3 में भाग दे देना है। इधर देखो, तुम्हें क्या करना है? 2 में 3 से भाग दे देना है। समीकरण 2 में 4 से भाग देना है। समीकरण 2, ये दिख रहा है, ये समीकरण का भाग देने पर, 2 और 4 का भाग देने पर लिख लो भाई। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, इसमें हमें भाग दे रहे हैं, किससे? क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। देखो मैंने 2 में 4 से भाग दे दिया बच्चों, 2 में 4 से भाग दे दिया। तो आप भी दे लो 1/2 क्या है बच्चों? देखो DM इंटू AE, और यहां पर भी 1/2 DM इंटू CE। DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। क्या मान आएगा बच्चों? क्या मान आएगा? देखो मैं यहां लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। तो मान आ जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। इसका मान क्या बच गया बच्चों? AE अपॉन CE। देखो बस मैंने एक काम कर दिया। क्वेश्चन का 50% पार्ट डन। क्या आपको समझ में आया? मैं स्क्रीन पे देख लूं, सारा लेटर और सारे अल्फाबेट सही से समझ में आ रहे हैं? मैं देख लो मैंने क्या किया बच्चों। आपको ट्रायंगल को बहुत नोटिस करना है। ट्रायंगल में मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाई है।
तो ट्रायंगल को काफी अच्छे से नोटिस करना बच्चों, ट्रायंगल को। आ जाओ, स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, कोई बात नहीं, एकदम बढ़िया। क्या है बच्चों, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस थोड़ा सा बता रहा हूं। हम लोगों ने पहले ए डी ई लिया, ए डी ई हाफ इंटू डी एम इंटू ए लगा दिया, फिर मैंने सी डी ई लगाया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ट्रायंगल देखना मैं कौन सा ले रहा हूं, सी डी ई, और उसमें भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाकर मैंने उसको डिवाइड किया और ये कॉन्सेप्ट आके लिख गया। इसी प्रकार सेम प्रोसेस हमें दोबारा करना है बच्चों। इसी प्रकार अब तुमको याद करना है बच्चों, कितने लंब खींचे थे, 2 लंब कंस्ट्रक्शन में किए हो। तो जो काम तुमने डीएम को लेकर किया है वही काम तुम ईएन को लेकर भी करोगे। वही काम तुम किसको लेकर करोगे बच्चों, ईएन को लंब मान के करोगे। तो आओ, अच्छा मैं यहां पे करके ही दिखाता हूं तुम्हें एकदम बढ़िया से। हम इसी प्रकार भी लिख सकते थे, ये सारी चीजें इसी प्रकार भी लिखी जा सकती थी, लेकिन हम लोग इसको करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो स्टेटमेंट 6 के बाद बच्चों यहां हम लोग लेंगे स्टेटमेंट 7 और इसमें लिखेंगे, अब फिर लेंगे त्रिभुज ए डी ई। एक बार देखिएगा, हम लोग दोबारा लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, त्रिभुज ए डी ई। ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट ये हमारा 7 है और हम लोग लेने वाले हैं क्षेत्रफल, किस क्षेत्र त्रिभुज का, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेने वाले हैं दोबारा। तो एडीई का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हम लोग ले लेंगे 1/2, जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छा लिखते हैं साफ साफ जिससे आपको क्लियर दिखे। 1/2 आधार क्या, देखो ऊंचाई, अब ऊंचाई दूसरा लंब लेना, ईएन। अब येलो वाला मत लेना, जो मैंने येलो वाला लंब खींचा है येलो कलर से, इसको मत लेना, ये हो गया इसका प्रोसेस। अब रेड वाले की बारी है, जो रेड से लंब ईएन को जो तुमने खींचा है, तो ये किस पर लंब खींचा है, एडी पर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ईएन, एक मिनट, हाँ लंब ले लेना, लंब ईएन, और लंब तुमने डाला किस पर है, एडी पर। हो गया भाई, आ गया, देखो देख लूं, मैं भी देख लूं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे बच्चों को। बिल्कुल मैंने छोटा लिखा लेकिन दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो हो गया भाई। तो इस तरह से तुमने इसी प्रकार एडी का दोबारा एक एरिया निकाला, लेकिन इस बार लंब ईएन को ले लिया। अब तुमको दोबारा एक नीचे ट्रायंगल लेना है, कौन सा, बीईडी, जैसे इस प्रकार जिसे इसमें किया था बच्चों, सेम यही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी है। तो एकदम ध्यान से देखना बच्चों, इससे अच्छा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय सीखने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्या दिया है, बीईडी का क्षेत्रफल निकाल लो बच्चों, बीडीई का। तो आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को नंबर दे दो, स्टेटमेंट 8, और हम निकालेंगे क्षेत्रफल किस त्रिभुज का, बीडीई का, बीडीई का। चलो भाई, बीडीई का आ जाओ, क्या होगा 1/2, ठीक है भाई, 1/2 बेस। अब वही याद करना बच्चों, बीडीई में यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे, ये वाला, कि ये कलर से मैं अलग अलग करा रहा हूं, ये देखो कि ये इस पर लंब है, इस तरह से लंब है, और ये इस पर लंब है। तो ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो इसका नाम डी है। तो अगर मैं वैसे ही नाम रख दूं, वैसे ही, रुको ऐसे नहीं, अलग से नहीं कराता, वही तुम्हारे चित्र वाला ही नाम रखता हूं, तो तुम्हें देखो ज्यादा मजा आएगा। जैसे मान लो कि ये आकृति ऐसी है और तुम यहां पर डी ले लो, और डी ले लो तुमने, नहीं हाँ डी ले लो, यहां ले लो बी ले लो, और यहां ले लो, क्या ले लो बच्चों, ई ले लो। तो देखो तुम ई से ना ऐसे लंब डाले हो, ऐसे लंब डालोगे इस पर, तो ये क्या है, डीबी पर लंब है, और कौन लंब है, ईएन। तो आप इसको ध्यान से देखना, ये वाली आकृति, इसमें दोबारा देखता हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसे आकृति है, आप इसको मिला दो, इसका नाम रख दो डी, इसका नाम रख दो डी, या फिर मैं वही आकृति बनाता हूं जो तुम्हारे डायग्राम में है। तो देखो मैं वही डी बी, देखो कैसे, एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे लाइन है, और एक ऐसे लाइन है, यही वाली, ये देखो बी डी ई को काट के यहां लिख दिया, ठीक है, बी डी ई को काट के, एक मिनट थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं,
बी डी ई को मैंने काट के ना ऐसा कर दिया, लो बच्चों ऐसे, ये है। तो इसका नाम है डी, इसका नाम है बी, इसका नाम है ई, आप देख सकते हो वही है। अब तुमने क्या किया बच्चों, तुमने क्या किया, इससे इस पर एक लंब डाला है, इससे इस पर एक लंब डाला है। कौन सा लंब, जिसका नाम है ई एन। तो देखो ये लंब है ई एन, तो भाई डी बी ई, तो कौन सा त्रिभुज है, डी बी ई, वही वाला डी बी ई। ये डी बी ई का ट्रायंगल होगा ई एन, ये हो गया इस पे लंब, ये क्या हो गया इस पे लंब। लेकिन लंब डाले कौन सी साइड पे हो, इस पे, जिसका नाम है बी डी। बस यही तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है। बात आ गई समझ में बच्चों, बात आ गई। मैं देख लूं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों को, बिल्कुल। थोड़ा सा वो बीडी समझ साइन कर रहा होगा बच्चों, तो आप देख लेना ये बीडी है, ये बीडी साइन कर रहा है बच्चों, तो यहां देख लेना ये बीडी है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, फिर स्टेटमेंट 9 में इनको डिवाइड कर दो। क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करो भाई, जैसे इसमें डिवाइड किया था, ये वाला डिवाइड। तो देखो मैं लिख रहा हूं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, ध्यान से देखना, और डिवाइड करूंगा किससे, क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई से डिवाइड करूंगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू EN इंटू ए डी, फिर 1/2 इंटू EN इंटू बी डी। समझ गया बच्चों, मैंने केवल डिवाइड कर दिया। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, और EN से EN कैंसिल। अब बचा क्या, देखना ध्यान से, बस अब क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, बहुत मजेदार है। क्षेत्रफल ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी डी ई, ध्यान से देखना बच्चों, इस ट्रायंगल को बी डी ई, क्या वैल्यू बच गई इसकी, ए डी अपॉन बी डी। ध्यान से देखना। अब तुमको ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से देखना है, और ये वाले स्टेटमेंट को बस कंपेयर करके हमें प्रूफ कर देना है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय को बताने के लिए भरपूर कोशिश की है बच्चों आपके लिए, तो आप जरूर इसको ध्यान से देखें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दे बच्चों, प्लीज लाइक कर दे, बहुत मेहनत करके अब मैं आपको बता रहा हूं, एक एक लाइन क्लियर कर रहा हूं, तो कोई भी डाउट ना होने पाए। आप इस वीडियो को देखें, इसको समझें और आधारभूत समानुपातिकता को एकदम से समझ जाएं। तो आपने कुछ नहीं किया, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया है। किन किन त्रिभुजों में क्षेत्रफल लगाया है, वो भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, फिर दोनों को डिवाइड किया। अब आपको क्या देखना है बच्चों, अब आपको देखो ये वाला स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट 6, और आपको स्टेटमेंट 10 देखना है। देखो तो अगर तुम इसको देखो तो क्या मजेदार चीजें हैं। इधर देखो, इसमें भी देखो बेटा क्षेत्रफल ADE है, और इसमें भी क्षेत्रफल ADE है। बोलो समझ गए कि नहीं। देखो अंश बराबर है, क्षेत्रफल ADE है और इसमें भी क्षेत्रफल ADE है, जो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब देखो नीचे अगर देखो तो यहां BDE है और यहां क्या है, CDE है। BDE है और क्या है बच्चों, CDE है। तो आओ जरा देखो डायग्राम में, मैं आपको बताऊं। BDE देखो, मैं थोड़ा सा इससे येलो से अलग कर रहा हूं, B और ये है D, ये है E, समझ जाए। देख रहे हो ट्रायंगल BDE, तुमने देखा ट्रायंगल, मैंने येलो कलर से दिखाया है नीचे वाला ट्रायंगल BDE, बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा है BDE, ये वाला ट्रायंगल आपने देखा। और एक ट्रायंगल मैं और बनाना चाहूंगा, एक ट्रायंगल मैं किस कलर से आपको दिखा दूं जिससे एकदम आपको दिखाई दे। तो एक कलर ये वाला है, इसको अगर हम देखें रेड कलर से, तो जिसका नाम है CDE, देखना CDE। हाँ, तो ये दोनों ट्रायंगल अब शायद तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यस, मैं देख लूं, यस, BDE और CDE, ये दोनों ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं बच्चों, BDE और CDE ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल है। इनका एरिया क्या है बच्चों, इक्वल है। किस प्रॉपर्टी से, मैं आपको बताता हूं कौन सी प्रॉपर्टी से। सुनो बच्चों, यहां देखना, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी,
कि किसी भी पैरेलल लाइन में, ध्यान से देखना, पैरेलल लाइन में, किसी भी पैरेलल लाइन में एक ही बेस से, एक ही आधार से खींचे जाने वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक दो समांतर रेखाओं के बीच, बच्चों देखो मैंने लिखा है दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से खींचे जाने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इधर देखो डी और ई, देखना ध्यान से बच्चों, डी और ई ये इस लाइन और बी और सी के समांतर है। डी और बी सी क्या है, आपस में समांतर है। डी ई, ये देखो डी ई और ये देखो बी सी, ये आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब ये देखो डी, ये डी जो है ये आधार है, आधार किस त्रिभुज का, डी बी ई का। देखो आधार आया कि नहीं, डी बी ई, इस वाले त्रिभुज में डी आया और इस वाले त्रिभुज में कौन सा, डी सी ई, इसमें भी डी आया। मतलब ये दोनों त्रिभुजों का आधार है बच्चों। देखो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये दोनों त्रिभुजों का आधार है बच्चों। और तुम्हें पता है कि समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों। क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब बच्चों हमने क्या देखा कि क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज सी डी ई बराबर है क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज बी डी ई का, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल सी डी ई बराबर है क्षेत्रफल बी डी का। क्यों, तो रीजन लिख देना बच्चों, बगल में, बगल में तुम्हें रीजन लिखना पड़ेगा। मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, रीजन दे देना। तो अब आप देखो कि इन दोनों समीकरणों का ये बायां पक्ष बच्चों पूरी तरह से बराबर है। ये बायां पक्ष पूरी तरह से बराबर है। ADE के बराबर है और CDE का क्षेत्रफल BDE के बराबर है। क्यों, क्योंकि समांतर त्रिभुजों के अंदर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक ही आधार से बराबर। इसका मतलब कि इस समीकरण का बायां पक्ष और इस समीकरण का बायां पक्ष बराबर है। तो अगर हम इनको तुलना करें, देखो ध्यान से बच्चों, इन दोनों समीकरणों को, ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है, तो इसका मतलब इनका दायां भी पक्ष बराबर होगा। अगर किसी समीकरण का बायां पक्ष बराबर हो तो उसका दायां पक्ष भी बराबर होगा बच्चों। तो यहां लास्ट में मैं लिख सकता हूं कि अगर इनके बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होंगे, यानी AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। देखो मैंने सिद्ध कर दिया, यही मुझे लाना था बच्चों, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। इसी को कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। क्या मजेदार तरीके से बताया, एकदम बढ़िया, मजा आ गया बच्चों पढ़ाने में आज। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझने में आया होगा, मजा आया होगा। यह है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, यह है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, जो मैंने आपके स्क्रीन पे एकदम अच्छे से मैंने देख लिया। सारे बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, कोई लाइन मिस नहीं हो रही है, पूरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बच्चों समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक करें। अब भूल जाते हो बच्चों, वीडियो लाइक करने से क्या होता है बच्चों, बस एक क्लिक कर दीजिए, इससे हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, समझ में आ जाता है कि बच्चों को क्लियर है, बच्चों को क्लियर है। आप क्लियर है तो भाई हम लोग का भी मोटिवेशन हो जाता है, हम लोग भी आगे फिर और मेहनत से पढ़ाते। क्लियर हो जाता है कि मैंने जो पढ़ाया वो मेरे बच्चों को समझ में आया। तो भाई हम लोग के कनेक्टिविटी का यही तो एक तरीका है। कैसे, मैं तो अपनी बातें आपके सामने खुल के बहुत अच्छे से जोर शोर से पूरे तनमन से रख रहा हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी मुझे कुछ कमेंट या रिप्लाई कर दिया करिए, सर लाइक कर दिया करिए। इससे क्लियर हो जाता है कि बच्चों को समझ में आ गया। जितना लाइक लगता है उससे अच्छा क्लियर हो। सारे बच्चे दे रहे, 1000 बच्चे देख रहे हैं तो कम से कम 1000 लाइक हो जाए, तो इससे पता चल जाता है कि बच्चों को समझ में आ गया। अरे भाई 900 800 लाइक तो ऐसा लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया। तो ऐसा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय।
मजा आ गया होगा बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, मजा आ गया। तो आपको ये क्लियर हो गया बच्चों क्या करना है। मैंने कुछ नहीं किया है, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, एक एक चीज दो चीज दोनों बार दो बार सोच कर, देख कर, सुनकर आप निश्चित ही इसको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसको मैंने सेव कर दिया है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा इसको डिक्लेयर कर दूंगा। अब आते हैं बच्चों, हम लोग क्या चलते हैं आगे, आगे का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आगे एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल में अगला जो आप पढ़ने वाले हैं, ये तो हो गया आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। हम लोग ट्रायंगल में समरूपता की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, समरूपता। तो आओ मैं उसको भी थोड़ा बता दूं, अब अगले बार हम लोग सीधा एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आ जाइए, हम लोग चर्चा करने वाले हैं समरूपता की। तो समरूपता तो मैंने आपको बताया है क्या भाई, ऐसे दो त्रिभुज जिनका रूप तो समान हो लेकिन आकार भिन्न हो, बड़े छोटे हो, कोई बड़ा बराबर नहीं होना चाहिए, समरूप कहलाते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, समरूप कहलाते हैं। समरूपता की कसौटी कितनी है बच्चों, 3 कसौटी है, जिसमें से पहली वाली का नाम है भुजा भुजा भुजा, जिसको बोलते हैं भुजा भुजा भुजा, देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, दूसरी कसौटी है कोण कोण कोण, ये दूसरी कसौटी है। तीसरी कसौटी क्या है बच्चों, भुजा कोण भुजा, ये हो गई दूसरी कसौटी। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब समरूप करने का मतलब, ये भुजा का मतलब क्या है, कोण का मतलब क्या है, तो सुनिए, अगर दो त्रिभुज हैं जैसे ए बी सी और यहां पी क्यू आर, देखिए मजा देखिए, कोण कोण का मतलब होता है इसके सारे संगत कोण बराबर हो, सारे संगत कोण बराबर हो। कहने का मतलब कोण ए बराबर हो कोण पी के, ठीक है बच्चों, कोण ए बराबर हो कोण पी के, कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, कॉमा कोण सी बराबर हो कोण आर के, कोण सी बराबर हो कोण आर के। बात आ गई समझ में, क्लियर हो गया बच्चों। कोण ए बराबर, तो ये हो गया कोण कोण कोण, संगत कोण बराबर हो। समरूपता में भुजा का क्या मतलब है, देखो भुजा भुजा के बराबर नहीं होगा बच्चों, ये सर्वांग समता में होता है, भुजा भुजा के बराबर नहीं होता। सर्वांग समता में क्या चर्चा होती है कि भुजा के अनुपात बराबर होने चाहिए। मतलब अनुपात का मतलब देखो, सर्वांग समता में भुजा भुजा बराबर होती है, लेकिन समरूपता में उनके अनुपात, यानी ए बी का अनुपात किसके साथ, पी क्यू के, बहुत अच्छे, बीसी का अनुपात किससे, क्यू आर से, और एसी का अनुपात किससे, पी आर से। तो ये है कि किस, मैंने इसको डिस्कस भी किया था, मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि कल हमें एक्सरसाइज शुरू करना है अगले वीडियो में, तो सारा कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूं, सब कुछ। क्या है भाई कि दो त्रिभुज अगर समरूप तब होंगे जब इनके भुजाओं के अनुपात बराबर हो और इनके कोण भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो भुजाओं के अनुपात जब बराबर होते हैं तो इस प्रॉपर्टी का नाम है साइड साइड साइड, इंग्लिश भी थोड़ा हो जाए। और कोण का नाम क्या है, अगर कोण है तो एंगल एंगल एंगल। क्या बात है। अब आ जाओ भुजा कोण भुजा, ये क्या है बच्चों, भुजा कोण भुजा। तो देखो कोण कहां है बच्चों, बीच में। तो ये कहता है कि अगर दो त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात ही बराबर हो, तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर ना हो, केवल दो का मतलब जैसे ए बी का अनुपात पी क्यू के बराबर, पी क्यू से हो जाए, बराबर बीसी का अनुपात किससे हो जाए, क्यू आर से हो जाए। बीसी का अनुपात किससे हो जाए बच्चों, क्यू आर से हो जाए। तो अगर दो भुजाओं के अनुपात भी बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, उनके बीच का कोण बराबर हो बच्चों, तो ये हो जाता है साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी। और तीनों प्रॉपर्टी में से कोई भी एक अगर लग जाए तो हम उसको समरूप बोल सकते हैं। हम उसको क्या कह सकते हैं बच्चों, समरूप कह सकते हैं। यह है समरूपता की कसौटी, जिसको हम एक्सरसाइज में दोबारा पढ़ाएंगे, लेकिन आज फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट में बता दिए कि समरूप कब होंगी त्रिभुजें बच्चों, कब समरूप होंगी,
जब दो त्रिभुज समरूप कब होंगी, जब दो त्रिभुजों में ये तीनों कसौटी में से कोई एक कसौटी लग जाए, दो लग जाए, एक लग जाए, तो भुजाओं के अनुपात बराबर हो तो साइड 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 से, उनके कोण बराबर हो तो एंगल 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 से, और उनके दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो और एक कोण भी बराबर हो तो साइड एंगल साइड से हम दो त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं, दो त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, त्रिभुज को समरूप करने की बात आई कि जब भी त्रिभुज को समरूप करना हो, सवाल बोल दे कि देख भाई, देख मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पर मान लें कि एक क्या है, एक है हमारा ट्रायंगल जिसका नाम है XYZ, और एक हमारा ट्रायंगल है MNO। बोलेगा बताओ ये दोनों ट्रायंगल समरूप है कि नहीं। अगर इन्हें समरूप करना है तो इन्हीं तीनों में से कोई एक कसौटी हमें चेक करनी पड़ेगी। क्या इनके भुजाओं के अनुपात बराबर है, चेक करेंगे। क्या इनके कोण बराबर हैं, क्या इनके भुजाओं के दो अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर है। अगर कोई भी बराबर निकला तो ये समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप। मजा आया, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस और आगे बढ़ेंगे, ये आखिरी है बच्चों, इसके बाद तुम्हें रूल से छुटकारा मिल जाएगा और एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे। रूल से छुटकारा और एक्सरसाइज पे, मैं एक्सरसाइज में भी रूल रिवाइज करूंगा, लेकिन दोनों वीडियो जरूर देखना। दोनों वीडियो देख कर आओगे तो ट्रायंगल को हम लोग बहुत आसानी से करेंगे। अब आते हैं, देखो अगर बच्चों क्या कह रहा है कि ठीक है भाई, हम लोग त्रिभुज को समरूप करने के लिए तीन कसौटी पढ़ते हैं, ठीक है भाई, आ जाओ। लेकिन बच्चों अगर त्रिभुज पहले से ही समरूप हो तो हमें क्या जानकारी मिलती है, आ जाओ भाई, आ जाओ। जैसे मैं ले लूं, ये है A, ये है B और ये है C, और मैंने यहां एक त्रिभुज ले लिया, ये है P, ये है Q और ये क्या है R। अगर मैं कह दूं भाई कि ये दोनों त्रिभुज पहले से ही समरूप है, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, पहले से ही समरूप है, ये दोनों त्रिभुज पहले से ही समरूप है। तो सुनो बच्चों, अगर ये त्रिभुज पहले से ही समरूप हो दिया हो तो याद रखना इनकी तो उल्टा, इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। बच्चों याद रखिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये त्रिभुज समरूप है बच्चों तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बच्चों याद रखिएगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो गया, समझ गए कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, पहले से ही क्वेश्चन में दिया है, तो उनके भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे और उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मजा आया, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक आखिरी रूल, अब लास्ट रूल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो एक संबंध हम लोग ये आज पढ़ेंगे। तो आ जाओ भाई, इसको भी देख लो, हम इसको भी देख लेते हैं बच्चों, आ जाओ। अगर हमारे पास मान लो कि दो त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज और, ये रूल है बच्चों, ये रूल है PQR, और क्वेश्चन ने बोला है कि ये समरूप है। ये क्या है बच्चों, समरूप है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, पहले आप रूल समझ लीजिएगा, फिर हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे एक्सरसाइज में। पहले आप इसको समझ लीजिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप है बच्चों तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और किसका क्षेत्रफल बच्चों, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा
क्या होगा बच्चों, तो मैं आपको बता दूं पहली चीज, अब इसको रुक जाओ, समझ जाओ, इस क्षेत्रफल को भूल जाओ, क्षेत्रफल को अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होगा भाई, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं बच्चों तो आपको मालूम है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। कब, जब त्रिभुज समरूप होते हैं। जब त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। लेकिन जब समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो वह उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं बच्चों। भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। समझ गया बच्चों कि कोई भी समरूप त्रिभुज होगा तो उनकी भुजाओं, उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा बच्चों, उनकी भुजाओं के अनुपात में तीन है बच्चों, तीनों भुजाओं में से कोई एक भी ले लोगे तो चलेगा, तीनों भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तीनों भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और तीनों दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर एक भी भुजा का अनुपात दिखा दोगे तो भी सवाल लग जाता है। तो ये था आज का वीडियो बच्चों, जिसमें हम लोगों ने आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय सिद्ध किया और मैंने आपको समरूपता की कसौटी बता दी और मैंने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात को बता दिया कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा बच्चों, जो अनुपात होगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का, उनकी किसी भुजा के अनुपात की, उनकी संगत भुजा के अनुपात में, किसी को भी ले लो, उसके वर्ग के बराबर होता है। तो ये था आपका पूरा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। अब हम लोग तैयार हो जाएंगे एक्सरसाइज के लिए बच्चों। अगला वीडियो में आएगा आपके लिए एक्सरसाइज, एक एक एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, उसमें सवाल भी बताएंगे, रूल रेगुलेशन भी रिवाइज कराएंगे। लेकिन बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये दोनों वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आपको ट्रायंगल बहुत मजा देने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आपने फॉर्मूला समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, केवल आपको कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, कॉन्सेप्ट समझना, वहां तक मुझे आपको समझाने की कोशिश करना है, लेकिन कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना, लगाना, यह आपका काम है। तो आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझा दिया है, आप इसको समझिए, याद करिए। अब इसका यूज भी करके मैं दिखाऊंगा एक्सरसाइज में कि ये यूज कैसे होता है, फिर उसको सीखने के बाद आप उसी हिसाब से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आज के वीडियो में बच्चों मैं आपसे इतना ही चाहूंगा कि आज का वीडियो बहुत मजा था, मजा आ गया मुझे आपको पढ़ाने में भी, और मुझे भी उम्मीद है कि आपको भी बहुत मजा आया होगा पढ़ने में और समझने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों एक बार लाइक जरूर करिएगा। और आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दोबारा मिलते हैं, जहां पर हम लोग इसके एक्सरसाइज और इसके प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।